नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम राजवाड़ा से रेसिडेंसी में। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी। अरविंद जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार सुनील जी। अरविंद जी, पहला आपने सबसे पहली खबर ही बहुत धमाकेदार लिखी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कांग्रेस में थे वैसे ही होते जा रहे हैं। उनको अपने समर्थकों को एडजस्ट करवाने में खासी ऊर्जा खर्च करना पड़ा। देखिए सुनील जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब भी उनके बारे में यही प्रचलित था कि अपने समर्थकों के लिए वो अड़ जाते हैं और उन्हें पद दिलाने के मुद्दे की बात हो या उनके साथ फिर अन्य राजनीतिक विषय हो, समर्थकों को लेकर उनका बड़ा लगाव रहता है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में है और पिछले दिनों ये जो ध्वनि निकली है, जो मैंने जो बात लिखी है, उनके समर्थकों के अंतर्मन की ही ध्वनि है कि सिंधिया जी अपनी बहुत बड़ी एनर्जी जो है वो वेस्ट कर देते हैं अपने समर्थकों के को एडजस्ट करवाना। तुलसीराम सिलावट और गोविंद राजपूत का मंत्री बनना तय था, लेकिन उन्हें जल्दी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए, इसके लिए सिंधिया जी ने जबरदस्त दबाव भाजपा के प्रदेश नेतृत्व पर बनाया और केंद्रीय नेतृत्व पर भी बनाया। तो ऐसे में क्या होता है कि जो वो दबाव बनाते हैं उसमें सफल तो हो जाते हैं अपने समर्थकों को, लेकिन इसमें जो पार्टी के जो दूसरे समर्थक है उनको लग रहा है, जो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में गए, कि उनकी सारी एनर्जी कुछ सिलेक्टेड उस पर ही वेस्ट हो रही है। वो आगे जो है दूसरे समर्थक जो सालों से उनसे जुड़े हुए हैं उन्हें वो एडजस्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये विधायक मंत्री, फिर जो मंत्री विधायक चुनाव हार गए, जो मंत्री चुनाव हार गए थे, विधायक नहीं रह पाए थे, वो कुछ महीने रह पाए। तो मतलब बड़ा गड्ढमड्ढ सा है और उनके समर्थकों में इस बात को लेकर बड़ी चर्चा है कि जिस शैली में राजनीति सिंधिया जी कांग्रेस के दौर में करते थे उसी शैली की राजनीति लगभग वो कर रहे हैं। और दूसरा उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ ये जो है ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पार्टी है, यहाँ पर उनकी बात को एक बार वेटेज मिल सकता है, 2 बार वेटेज मिल सकता है, लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं की लंबी कतार है। और जो सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से लोग आए उनकी भी लंबी कतार है। तो कुछ चुनिंदा समर्थकों में अगर अपनी एनर्जी इतनी वेस्ट करेंगे तो निश्चित तौर पे गुट को तो इसका नुकसान होना ही है। तो सिंधिया जी को कांग्रेस के बाद तो भारतीय जनता पार्टी में भी संघर्ष करना पड़ रहा है अपने कार्यकर्ताओं को स्थापित करवाने के लिए। देखिए सुनील जी, किसी भी नेता को जब वो किसी नए दल में मोर्चा संभालता है तो वहां तमाम तरह के समय, मैंने जैसा आपसे बोला ना, भाजपा एक अलग शैली में काम करती है, तो सिंधिया जी को समय तो लगेगा और यही उनके सब्र का इम्तिहान भी है कि उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि एक बहुत बड़ी संख्या उनके समर्थकों की ऐसी है, जो मैंने आपसे पहले भी एक बार जिक्र किया था, जिनका ये कहना है कि सिंधिया जी को विधायकों और सांसदों के अलावा अपने दूसरे समर्थकों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। वीडी शर्मा जो जिला नगर इकाइयां गठित कर रहे हैं, वो नए फॉर्मूले के तहत इकाइयां गठित कर रहे हैं, बड़े नेताओं को विश्वास में ले रहे हैं, एक अलग प्रक्रिया से इस तरह का गठन कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, वीडी शर्मा मूलतः संगठन के व्यक्ति हैं। संघ ने उन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में संगठन मंत्री के रूप में भेजा था और बहुत ही जबरदस्त काम किया। और जिस दौर में वो संगठन मंत्री रहे, विद्यार्थी परिषद ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और एक अलग लॉबी तैयार हुई, मतलब एक अलग कार्यकर्ता तैयार हुए जो विद्यार्थी परिषद में उस दौर के जो कार्यकर्ता थे वो अब युवा मोर्चे और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि कुछ दिनों पहले हमारे ध्यान में जानकारी सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी की जो नगर और जिला इकाइयां गठित होना है उनमें भी जो है बड़ी संख्या में रायशुमारी होगी। एक पार्टी ने एक क्राइटेरिया तय किया कि नगर इकाई के पदाधिकारी नियुक्त किए जाना है तो उसके लिए फला लोगों से जाके रायशुमारी की जाए। तो मतलब इस रायशुमारी की जो प्रक्रिया, उससे वीडी शर्मा स्पष्ट संकेत देना चाहते हैं कि मैं पार्टी के निर्णय, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सहभागिता से ही उनको भरोसे में रखकर ही लेना चाहता हूं। अब इतने लोगों के बीच में पार्टी के पर्यवेक्षक जाएंगे, उनसे एक फॉर्म भरवाएंगे, पसंद करेंगे और कम से कम कार्यकर्ताओं नेताओं के मन में ये भाव तो आएगा ना कि हाँ, जो शहर या जिला इकाई बनी है उसमें हमारी सहभागिता है, हमसे हमारे प्रदेश नेतृत्व ने पूछा है, ये भाव जागृत होना एक बड़ी बात है। अरविंद जी, जैसा आपने कहा कि कार्यकर्ताओं को लेकर और एबीवीपी की शैली को लेकर वीडी शर्मा काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इस तरह का जो है प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। एक कहावत है और ऐसा कहा जाता है कि बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, और कमलनाथ को लेकर भी आपने ये लिखा है, क्या है वो? देखिए, कमलनाथ जब मध्य प्रदेश में 2018 में आए थे तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से आए थे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके बारे में ये प्रचलित था, ये कहा जाता था कि वो बहुत एक अलग अंदाज है उनका,
कॉर्पोरेट शैली में लोगों से बर्ताव करते हैं, उनका मिलना जुलना। अपॉइंटमेंट लीजिए कमलनाथ से, अपॉइंटमेंट 1 मिनट का है तो 1 मिनट में आपको अपनी बात खत्म करना है, अन्यथा वो खुद हाथ रगड़ते हुए और खड़े हो जाते थे, और ये उनका संकेत होता था कि अब आपका समय समाप्त हो चुका है। लेकिन जो कुछ देखा उन्होंने सरकार में रहने और सरकार जाने का के बाद का जो कमलनाथ का अनुभव रहा है, वो मुझे लगता है कि बहुत उनके लिए, मतलब उससे उन्होंने काफी कुछ सीखा है। बदले बदले से हैं कमलनाथ, कार्यकर्ताओं को पूरा समय दे रहे हैं, पार्टी के नेताओं को समय देते हैं, उनकी बात को गौर से सुनते हैं, और यही नहीं, वो जो सलाह देते हैं वो यदि उन्हें उचित लगती है तो उसे वो अमल में लाने की कोशिश भी करते हैं। और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं के मन में इस सब के चलते एक बड़ा संतोष का भाव है कि कमलनाथ जो पहले जिनसे मिलना मुश्किल होता था, आप कमलनाथ से अपॉइंटमेंट आसानी से मिल जाता है। वो ध्यान से कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं, यदि कोई जरूरी बात है, उनको लगता है कि बिंदु अच्छा है तो उस कार्यकर्ता को और समय देते हैं, बुलाते हैं, डिटेल बोलते हैं कि डिटेल प्लानिंग के साथ आओ। तो एक पार्टी के वरिष्ठ नेता का बदला बदला सा होना कार्यकर्ताओं को बड़ा पसंद आ रहा है। अरविंद जी, आपने कमलनाथ को लेकर विस्तृत जानकारी दी है। गोविंद राजपूत वापस परिवहन विभाग में आ गए हैं, और बीच में मुकेश जैन जो वहाँ थे उनके विभाग में, उनसे उनकी पटरी नहीं बैठ रही थी, उसको लेकर भी आपने कहा, ऑडियो क्लिपिंग को लेकर भी लिखा है, क्या कहते हैं उसको लेकर? देखिए, दरअसल गोविंद राजपूत जब मध्य प्रदेश में सत्ता में बदलाव के बाद भी परिवहन मंत्री पद पर बरकरार रहे थे, तो उनके विभाग में परिवहन आयुक्त के रूप में मुकेश जैन की पदस्थापना हुई थी। मुकेश जैन ज्योतिरादित्य सिंधिया के ओएसडी रह चुके हैं, निजी सचिव रह चुके हैं, और ऊर्जा मंत्रालय में उनके साथ संयुक्त सचिव की भूमिका में भी काम कर चुके हैं। तो ऐसा माना गया था कि दोनों इस विभाग में नौकरशाही और सियासत के बीच अच्छा तालमेल हो, इसीलिए गोविंद राजपूत के साथ मुकेश जैन की पदस्थापना में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां रुचि दिखाई थी। लेकिन जब संवैधानिक बाध्यता के चलते विधानसभा चुनाव के दौर में गोविंद राजपूत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो उसके बाद का जो 2-3 महीने का दौर था, उसमें ऐसा कहते हैं कि इनकी पटरी बैठ नहीं पाई। असल में गोविंद राजपूत चाहते थे कि मंत्री न रहते हुए भी वे मंत्री की भूमिका में रहें, और स्वाभाविक है कि नौकरशाही का जोर हमेशा इस बात पर रहता है कि जब उनके विभाग में कोई मंत्री नहीं है तो जैसा नौकरशाह चाहे वैसा करें। इसी बीच दोनों नेताओं के बीच जो एक संवाद हुआ था, उस संवाद का जो ऑडियो क्लिप ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पहुंचा था, उसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि संभवतः गोविंद राजपूत को परिवहन विभाग मिलने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन जैसा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि एक नेता का झुकाव हमेशा अपने राजनीतिक समर्थक की ओर ही रहता है, इसलिए गोविंद राजपूत को मंत्री बनवाने के साथ साथ उन्हें परिवहन विभाग दिलवाने में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी अहम भूमिका रही। अब चूंकि दोनों के बीच में 3-4 महीने में स्थितियां बड़ी बिगड़ी थी गोविंद राजपूत और मुकेश जैन के बीच में, तो अब चूंकि गोविंद राजपूत परिवहन मंत्री हैं और गोविंद राजपूत के बारे में ये विख्यात है कि वो जिस भी विभाग में रहते हैं वहां के सारे सूत्र अपने हाथ में रखते हैं वो, तो ऐसी स्थिति में उनकी मुकेश जैन से कितनी पट पाएगी, इस पर सबकी नजर है। ओम प्रकाश सकलेचा प्रदेश के उद्योग मंत्री हैं, सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री हैं, उनके निजी संबंधों का फायदा मध्य प्रदेश को मिलना शुरू हो गया है, क्या कहते हैं इसको लेकर? देखिए, ओम प्रकाश सकलेचा बहुत कम उम्र में उन्होंने अपना औद्योगिक घराना स्थापित किया था। आपको ध्यान हो तो रिवेरी के नाम से कूलर बनते थे, वो कूलर जो है उनके जितने अप्लायंसेस थे रिवेरी के, वो ओम प्रकाश सकलेचा का ही प्रोडक्ट था, और उन्होंने अपने आप को एक सफल उद्योगपति के रूप में भी स्थापित किया जब वो दिल्ली में थे। जब मध्य प्रदेश की राजनीति करने लगे वो, तो उन्होंने धीरे धीरे इन उद्योगों से मुक्ति ले ली थी। लेकिन अब वो मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री हैं, और जो देश के औद्योगिक घरानों से, और विशेषकर जो औद्योगिक घराने एमएसएमई में डील करते हैं, उनसे जो उनके संबंध हैं, उसका पूरा फायदा जो है वो मध्य प्रदेश सरकार को मिल रहा है, मध्य प्रदेश को मिल रहा है। बड़े घराने मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने को तैयार हो रहे हैं, और जो पॉलिसीज बन रही है उसमें कहीं ना कहीं औद्योगिक घरानों को लग रहा है कि हमारी बात सुनी जा रही है। कहीं ना कहीं उनके मन में ये भाव जागृत हुआ है कि एक ऐसा व्यक्ति मध्य प्रदेश का उद्योग मंत्री है जिसके माध्यम से हम अपने वास्तविक हितों के लिए लड़ सकते हैं। दूसरा, जो ओम प्रकाश सकलेचा ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की कि भाई हम आपको जमीन देने को तैयार है, आप उद्योग अगर लगाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी शर्त है कि आपको 1 साल के भीतर उस उद्योग को चालू करना पड़ेगा। तो उनका जो औद्योगिक घरानों से या एमएसएमई सेक्टर से जुड़े उद्योगपतियों से जो अच्छा रेपो है,
निश्चित तौर पर उसका फायदा मध्य प्रदेश को मिल रहा है और आगे और मिलेगा। गोपाल रेड्डी के बाद मध्य प्रदेश के कुछ IAS IPS अफसरों में बेचैनी है, ऐसा आपने लिखा है। लेकिन इसके पहले आपको बधाई इस बात को लेकर देना चाहता हूं कि मुझे याद आता है 2 से 3 महीने पहले आपने कहा था कि ईडी की निगाह बंजारा हिल्स पर है। उस समय आपने संकेत दे दिया था। तो जो आपके खबरों के सोर्स हैं वो भी काफी मजबूत हैं और उसकी पुष्टि आने वाले 3 महीने बाद हुई है। सुनील जी, गोपाल रेड्डी के यहाँ जो ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसीज की कार्रवाई हुई है, उसके बाद वल्लभ भवन और पुलिस मुख्यालय में बड़ी चर्चा है कि अब अगला निशाना कौन। अलग अलग स्तर पर अलग अलग अटकलबाजी लगाई जा रही है, अटकलें लगाई जा रही है कि आखिर ईडी अब किसे शिकंजे में लेगा। वो बड़ी चर्चाएं हैं अलग अलग स्तर पर उसको लेकर, और कई पुराने मामले जो है वो खंगाले जा रहे हैं। देखिए, ईडी कोई भी कार्रवाई करता तो बड़ी, जब ईडी के पास कोई शिकायत पहुंचती और ईडी उस पे ईडी को ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ इस मामले में कोई गलत हुआ है, नियम विरुद्ध हुआ है, पक्षपात हुआ, तो ईडी बिल्कुल सक्रिय होता है। और गोपाल रेड्डी और उनसे जुड़े लोगों के यहाँ जो छापे पड़े हैं वो इसी कार्रवाई का ही एक नतीजा है। तो मध्य प्रदेश के कई नौकरशाह ऐसे हैं जो पिछले 5-6 साल के दौर में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या कमलनाथ की कांग्रेस सरकार रही हो, उन्होंने सत्ता के जो लोग थे, सत्ता के लोगों से जो अपनी नजदीकियां थी, उनका दोहन करने में कोई कसर बाकी नहीं रही। तो सबकी नजर है कि आखिर गोपाल रेड्डी के बाद केंद्रीय एजेंसियां किसे शिकंजे में लेती है। इसको लेकर बड़ी घबराहट भी है और कुछ वर्तमान और कुछ पूर्व IAS और IPS अधिकारी बड़े चिंतित हैं कि ऐसा न हो कि क्योंकि वो बीते दौर में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उन भूमिकाओं में जो उन्होंने निर्णय लिए थे और जिसमें माना जा रहा था कि कुछ लोगों को बेजा फायदा पहुंचाया गया था, वो अब उनके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कुछ नए जजेस की नियुक्ति होनी है और वकीलों का पैनल इसके लिए हाईकोर्ट जज के लिए गया हुआ है, उसको लेकर भी कोई खबर है आपके पास? सुनील जी, 3-4 महीने पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जो फुल बेंच बैठी थी, उसने मध्य प्रदेश के 7 वरिष्ठ वकीलों के नाम हाईकोर्ट जज के लिए प्रस्तावित किए थे। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के 5 जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनके भी नाम हाईकोर्ट जज के लिए प्रस्तावित किए हैं। ये फाइल जो है लंबे समय से दिल्ली के गलियारों में घूम रही थी, अलग अलग मंत्रालयों में गई थी, अलग अलग स्तर पर इसका परीक्षण हुआ और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया है। और मुझे लगता है कि अगले 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला ले लेगा कि वकील कोटे से जो 7 नाम आगे बढ़ाए हैं उसमें से कितनों को हाईकोर्ट जज बनने का मौका मिलता है, क्योंकि इसी प्रक्रिया के बाद फिर वारंट जारी होता है। वारंट जारी होने के बाद संबंधित वकील कामकाज बंद कर देते हैं और सिग्नेचर वेरिफिकेशन की एक प्रक्रिया रहती है, उसके बाद वो अपना कामकाज बंद कर देते हैं और इंतजार रहता है कि कब उनका नियुक्ति वारंट जारी होगा। तो अब सबकी निगाहें हैं कि आखिर कब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो 7 नाम बढ़ाए थे, एक तो उनमें से कितनों को हाईकोर्ट जज बनने का मौका मिलता है और कब मिलता है, इस पर सबकी नजरें हैं। निश्चित तौर पर आने वाले 8 से 10 दिनों में इस बात का फैसला हो जाएगा कि इंदौर या मध्य प्रदेश के वे वकील साहिबान किस तरह जज की कुर्सी में बैठते हैं और कौन बैठते हैं। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है सुनील जी कि हमारे इंदौर हाईकोर्ट के 2 वरिष्ठ अभिभाषक मनोज द्विवेदी और विवेक शरण का नाम भी हाईकोर्ट जज के लिए प्रस्तावित हुआ है और हमें उम्मीद है कि ये दोनों नाम जो है ये हाईकोर्ट जज के लिए जल्दी ही क्लियर हो जाएंगे। देखिए, प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत जो ऊपर से फैसला है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बहरहाल अभिनव कला समाज को लेकर आपने लिखा है कि कला बिरादरी की निगाह उस पर है, उसको लेकर उस खबर में पीछे पे क्या है? देखिए, अभिनव कला समाज को सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों के लिए जो जमीन आवंटित की गई थी उस पर उन्होंने एक निर्माण किया था और काफी सालों तक अभिनव कला समाज इंदौर में सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा। लेकिन लीज समाप्त होने के बाद वहां के जो वर्तमान कर्ता धर्ता है उन लोगों ने उस स्थान का दुरुपयोग शुरू कर दिया था। क्योंकि हाईकोर्ट का स्टे है अभी, इसलिए सरकार सबकी सबसे पहली कोशिश तो है कि उस स्टे को वेकेट कराकर कैसे उस जमीन को, उस जगह को अपने पोजीशन में लिया जाए। दूसरा, इंदौर के साहित्यिक और सांस्कृतिक कर्मियों के एक बड़े समूह ने मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि इस शहर के बीचों बीच जो संपत्ति है इसको सरकार अपने पोजीशन में ले, इसके संचालन के लिए एक समिति का गठन करे, उसमें हर क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों को शामिल करे, वरिष्ठ लोगों को शामिल करे, ताकि इसका व्यवस्थित संचालन हो सके। और आज आपने देखा होगा शहर में एक जो बड़ी विसंगति आ गई है कि कार्यक्रमों के लिए जगह उपलब्ध नहीं, मतलब सस्ती जगह उपलब्ध नहीं। महंगे सभागार तो इस शहर में बहुत है, लेकिन आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं सभागार। इसलिए अभिनव कला समाज एक ऐसी जगह जहाँ मुक्ताकाश मंच है, जहाँ छोटे छोटे सभागार हैं,
और इसीलिए सरकार ने इस मामले को बहुत सकारात्मक रूप से लिया है, क्योंकि संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर इंदौर की है, इसलिए वो भी इस मामले में मदद कर रही है। और जल्दी ही ऐसा लगता है कि अभिनव कला समाज जो है ये इसके परिसर का उपयोग इंदौर की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए व्यवस्थित स्वरूप में हो सकेगा। आपने लिखा भैया जी जोशी के कार्यभार के मुक्त होने के बाद सुरेश सोनी जी किस भूमिका में रहेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, दो चीजें हैं। एक संभावना ये भी है कि भैया जी जोशी को एक विस्तार और मिल जाए, और यदि विस्तार मिलता है तो वो 3 साल और सरकार्यवाह की भूमिका में रहेंगे। लेकिन संघ में चर्चा इस बात की भी शुरू हो चुकी है कि यदि भैया जी जोशी विस्तार नहीं लेते हैं, जैसा कि पिछली बार भी संभावनाएं थी, तो उनके बाद किसे, जिस भूमिका में भी सरकार्यवाह की जिस भूमिका में भैया जी जोशी है, वो भूमिका किससे मिलती है। अभी पिछले दिनों सुरेश सोनी जी की माताजी का निधन हुआ, और उसके बाद जिस तरह से उनके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से के वरिष्ठ नेता आ रहे हैं संवेदना प्रकट करने, संघ के दिग्गज लोग पहुंच रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं कोई संभावनाएं तो सबको दिख रही है कि दमदार भूमिका वो भैया जी जोशी जिस भूमिका में है वो भूमिका सुरेश सोनी को मिलती है या दत्तात्रेय होसबोले को मिलती है। लेकिन ये तय है कि जिस भी भूमिका में सुरेश सोनी रहेंगे उनका वजन कायम रहे। आमतौर पर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर या उनके धरने प्रदर्शन शिविर को लेकर ऐसा माना जाता है कि काफी हो हल्ला होता है, काफी तूफान खड़ा किया जाता है। इसके विपरीत डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने जो मोहनखेड़ा में प्रशिक्षण शिविर पदाधिकारियों का आयोजित किया, वो काफी शांति और समुचित ढंग से किया गया। इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल सही है कि युवक कांग्रेस का कोई आयोजन अनुशासित तरीके से संपन्न हो जाए तो ये एक बड़ी क्रेडिट है उस कार्यक्रम को आयोजित करने वालों को। विक्रांत भूरिया को अभी अध्यक्ष बने कुछ ही समय हुआ है, निर्वाचित अध्यक्ष हैं, और उन्होंने मोहनखेड़ा में जो यूथ कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर लगाया है, जो आज समाप्त हो रहा है, जिसमें समापन संबोधन के लिए कमलनाथ पहुंचे हैं, जिसमें 500 से ज्यादा यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष शामिल हुए हैं, और वो जिस अनुशासित तरीके से संपन्न हो रहा है और उसमें जिस शैली में प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसकी बड़ी चर्चा है। और मुझे लगता है कि विक्रांत भूरिया बहुत ही समझदार और परिपक्व नेता हैं। वो सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं, कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। तो हर नेता के मन में विश्वास जागृत करने में तो सफल रहे कि जैसा आप लोग मुझे कह रहे हैं उसी के मुताबिक मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो यूथ कांग्रेस के प्रशिक्षण वर्ग की जो सफलता है और जिस तरह से पार्टी के वरिष्ठ नेता इसकी तारीफ कर रहे हैं, वो विक्रांत भूरिया के लिए एक बड़ी सफलता मानी जाएगी। अरुण जी, पिछली बार में हमने डिस्कस किया था कि अरुण यादव को किसान आंदोलन या किसान नेता के तौर पर देखा जा रहा है, सरकार या पीसीसी आगे बढ़ा रही है, और अब नई जो कहानी निकल कर आई है सज्जन सिंह वर्मा और अरुण यादव की जुगलबंदी, इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि सज्जन वर्मा और अरुण यादव कांग्रेस के कई कार्यक्रमों में एक ही प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं। अभी जो ट्रैक्टर रैली अरुण यादव निकाल रहे हैं, भले ही भोपाल में ट्रैक्टर रैली कांग्रेस की निकल नहीं पाई क्योंकि सरकार ने धारा 144 लागू कर दी थी, और विधानसभा सत्र के दौरान प्रदर्शन की जो योजना थी वो विधानसभा सत्र स्थगित किए जाने के कारण धरी रह गई। लेकिन अरुण यादव और सज्जन वर्मा अभी मुख्यमंत्री के गृह जिले में थे, उसके बाद देवास में थे, फिर मंदसौर में थे, लगातार साथ घूम रहे हैं। विक्रांत भूरिया भी इनके साथ उस दौर में घूम रहे हैं। तो ये जो नई जुगलबंदी बनी है इन दोनों नेताओं की, दोनों अपेक्षाकृत युवा हैं। हालांकि सज्जन वर्मा 65 प्लस है, लेकिन वो अभी अपने आप को पूरी तरह एनर्जेटिक मानते हैं, युवा मानते हैं। और अरुण यादव में तो काफी संभावना है, जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तब देखी भी गई थी। पता नहीं किन कारणों से अरुण यादव उस स्वरूप में परफॉर्म नहीं कर पाए, उस शैली में परफॉर्म नहीं कर पाए जिसकी पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप को अपेक्षा थी। लेकिन अभी इन दोनों की जो जुगलबंदी बनी है उसकी बड़ी चर्चा है, और कांग्रेस के कई नेताओं की नजर इस जुगलबंदी पर है। और इस एपिसोड को अगर हम जब तक मीडिया की बातें नहीं करें, मीडिया की अंदरूनी खबरों की बातें नहीं करें, तब तक ये अधूरा ही रहता है। देखिए सुनील जी, सबसे बड़ी खबर पंकज मुकाती को लेकर है। पंकज मुकाती बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, न्यूज टुडे के संपादक रहे, पत्रिका के संपादक रहे, पत्रिका में अलग अलग भूमिकाओं में रहे, दैनिक भास्कर में अलग अलग भूमिकाओं में रहे, और पिछले 2-2.5 साल से वो प्रजातंत्र अखबार के संपादक थे। लेकिन अब उन्होंने प्रजातंत्र समूह को अलविदा कह दिया है। मेरी बात हुई थी पंकज मुकाती जी से, तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी गिले शिकवे के कारण प्रजातंत्र समूह को अलविदा नहीं कहा है, मैं अब मीडिया कंसल्टेंट की भूमिका निभाना चाहता हूं। उनका जो पोर्टल है पॉलिटिक्स वाला बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरा,
देश के कई अखबारों के लिए वो पेजेस की और प्लानिंग करते हैं, लेआउट प्लानिंग और कंटेंट के पार्ट पे काम कर रहे हैं। तो खुद को एक मीडिया कंसल्टेंट के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने जो काम शुरू किया है, हमारी उनके प्रति शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं पंकज मुकाती, अच्छा काम करें और मीडिया के तमाम साथी जो है उनकी नई भूमिका में उन्हें देख रहे हैं। जब देखेंगे और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम सबको बड़ी खुशी होगी। दूसरी खबर अनिल कर्मा जी को लेकर आ रही, दैनिक भास्कर में रहे, पहले राज एक्सप्रेस में रहे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सागर एडिशन के एडिटर हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पंकज मुकाती जो है, अनिल कर्मा जो है वो पंकज मुकाती को रिप्लेस करेंगे और वो जो है प्रजातंत्र के नए स्थानीय संपादक होंगे। अच्छी खबर यह भी है कि इंदौर का एमपी न्यूज जो है उसे जियो प्लेटफॉर्म पे स्थान मिल गया है। महेंद्र सिंह सोनगरा और देवीदयाल राय की जो टीम काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, जियो प्लेटफॉर्म पे उसे स्थान मिल गया है। 72 जिलों में इस टीम ने अपना नेटवर्क बना लिया है, तो एक अच्छी सफलता है। 4 साल पहले जो नेटवर्क शुरू हुआ था वो एक आज अच्छे मुकाम पर आ गया है। बागीश मिश्रा को लेकर खबर है, एक कम उम्र में बहुत अच्छे पत्रकार के रूप में पहचाने जाने वाले बागीश मिश्रा जो है, उन्होंने अब अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश में ही पत्रकारिता करने का निर्णय लिया है। वो इंदौर को अलविदा कहकर और जो है गोरखपुर जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में वो पत्रकारिता करेंगे अपने गृह नगर गोरखपुर में। रवि जी, ये सारी बातें आपने अपने कॉलम में लिखी, लोगों की जिज्ञासाओं को, खबर के अंदर की खबर को आपने बताया, लेकिन एक खबर के अंदर की खबर लोगों की जानने की रुचि है और वे सब ये जानना चाहते हैं कि अगर आपको ये अवसर दिया जाए या आपसे यह पूछा जाए कि इंदौर में महापौर पद के चुनाव में दोनों ही दलों से 3 प्रत्याशी कौन संभावित उम्मीदवार के तौर पर हो सकते हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने कहा बिल्कुल सही, लोगों की बहुत जिज्ञासाएं हैं कि किसे मौका मिलता है। तो जहां तक कांग्रेस का, हम विरोधी दल से बात शुरू करते, कांग्रेस का मामला है, तो मुझे लगता है कि संजय शुक्ला जो एक इंदौर 1 से विधायक है, वो महापौर पद के लिए कांग्रेस की ओर से नंबर 1 पे हैं। उसके बाद जो है शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल भी कतार में है महापौर पद के लिए। और तीसरा नाम है छोटे यादव का, 5 बार के पार्षद छोटे यादव। हालांकि इंदौर का महापौर अनारक्षित होने के कारण उनका दावा कमजोर हुआ है, लेकिन पार्टी के कई बड़े नेता चाहते हैं कि छोटे यादव इंदौर से महापौर का चुनाव लड़े कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावेदारों की लंबी कतार है, लेकिन जो स्थिति कांग्रेस में, यदि भारतीय जनता पार्टी भी इस अनारक्षित सीट पर किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने से परहेज करेगी तो फिर मधु वर्मा के लिए कोई संभावना नहीं है। अन्यथा मधु वर्मा जो है वो इंदौर से महापौर पद के सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनके नाम की बड़ी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से महापौर पद के लिए जो नाम चल रहे हैं उसमें नंबर 1 पे हम मधु वर्मा को रख सकते हैं। दूसरा नाम सुदर्शन गुप्ता का है, जो पूर्व विधायक हैं और जिन्हें भी पार्टी के कई नेता पसंद करते हैं। और तीसरे नाम को लेकर हम यदि बात करें, तीसरे नंबर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू, नानूराम कुमावत और गोलू शुक्ला का भी दावा उसके लिए है। लेकिन अगर हम बहुत निष्पक्षता से बात करें तो कांग्रेस में संजय शुक्ला और छोटे यादव के बीच में उम्मीदवारी का फैसला हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में जो 2-3 प्रमुख नाम चल रहे हैं, मधु वर्मा, सुदर्शन गुप्ता, गोविंद मालू, इनके बीच में, और एक नया नाम ओबीसी का जो है, हालांकि ओबीसी का है लेकिन इंदौर के बारे में कहा जा रहा है कि बड़ा चौंकाने वाला नाम आ सकता, तो उस दिशा में नानूराम कुमावत की उम्मीदवारी को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते दावेदारी। तो वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी ने तमाम खबरों के पीछे की खबर के बारे में बताया, और एक खबर जिस पर आपकी सबकी जिज्ञासा है, सब सोच रहे हैं उस खबर के बारे में कि इंदौर से दोनों ही दलों में महापौर पद के प्रत्याशी कौन होंगे, इस बारे में भी बताया। बहरहाल अरविंद जी, आज के इस कार्यक्रम में आपने समय निकालकर हमारे साथ उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। सुनील जोशी और अरविंद तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।